Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 14th August 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about history of Indian national flag. तो कल हमारा 77th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन होगा। उसी कॉन्टेक्स्ट में आज इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आया है। तो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है इंडियन हिस्ट्री पर्सपेक्टिव से। इसमें हमने इंडियन फ्लैग के बारे में कई सारी चीज़ें पता चलेंगी, उसके बेसिकली हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के बारे में। तो देखिए, द फर्स्ट नेशनल फ्लैग इज सेड टू हैव बीन होस्टेड ऑन 7th अगस्त 1906 इन कोलकाता। और वो कुछ इस तरीके का दिखता था। 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स थे ऑफ रेड, येलो एंड ग्रीन। लेटर ऑन 1921 में फ्रीडम फाइटर पिंगाली वेंकैया मेट महात्मा गांधी एंड ही प्रपोज्ड कि फ्लैग का कुछ इस तरीके का बेसिक डिजाइन हमें अग्री करना चाहिए। तो फिर 1921 में फ्लैग वाज अनऑफिशियली एक्सेप्टेड, अनऑफिशियली adopted in 1921 that looked something like this. उसके बाद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट वेंट थ्रू सेवरल चेंजेस। फॉर एग्जांपल 1931 में द ट्राई कलर। तो ये बात ध्यान रखने वाली बात है कि जो तिरंगे का रंग है, ये तिरंगा जो 3 रंग केसरिया, सफेद और हरा, ये 3 रंग हमने अडॉप्ट किया 1931 में। 8 कांग्रेस कमेटी मीटिंग इन कराची 1931। और फिर मौजूदा जो हमारा झंडा है, तिरंगा है, इसको हमने 1947 में अडॉप्ट किया। तो ये इस तरीके से इवॉल्व हुआ है हमारा नेशनल फ्लैग। और ऑफ कोर्स उस टाइम में ब्रिटिश फ्लैग कुछ और था। ब्रिटिशर्स जो इंडिया के लिए फ्लैग इस्तेमाल करते थे, दैट वाज डिफरेंट, बट नेशनल फ्लैग हैज इवॉल्व्ड समथिंग लाइक दिस एंड सिंस 1947 दिस इज आवर नेशनल फ्लैग, तिरंगा। अभी तिरंगा को लेकर के कई सारे नियम कानून है, क्योंकि तिरंगा हमारे राष्ट्र के रेस्पेक्ट का एक प्रतीक है। तो उसको हम किस तरीके से ट्रीट करना है, उसको लेकर के कोड्स हैं, आप कह सकते हैं कानून है, कि तिरंगे का किसी से भी जाने या अनजाने में भी कोई अपमान ना हो तिरंगे का। तो इसके लिए अलग अलग नियम हैं, जैसे कि एम्बलेम्स एंड नेम्स, प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू द नेशनल ऑनर एक्ट 1971। तो ये जो कानून है उसमें कई सारे और भी जो नेशनल सिंबल्स हैं उनको प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट पे फोकस किया गया है, इंक्लूडिंग द ट्राई कलर तिरंगा। एंड देन द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव वन इज फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002। तो आपको थोड़ा बहुत अगर याद रखना है तो वो यही याद रखना है, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया। इट अलाउड अनरिस्ट्रिक्टेड डिस्प्ले ऑफ tricolor as long as the honor and dignity of the flag are being respected। अदरवाइज इसके पहले तक कौन तिरंगा फहरा सकता है, कौन नहीं फहरा सकता है, कब फहरा सकता है, कब नहीं फहरा सकता, उसको लेकर के कई सारे रिस्ट्रिक्शंस थे। और इस कारण से चाहते हुए भी कई सारे लोग जो हैं वो तिरंगे को अपने घरों पे फहरा नहीं पा रहे थे। तो फिर उस रिस्ट्रिक्शन को काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाई किया गया विद दिस फ्लैग कोड ऑफ इंडिया। कहा कि अनरिस्ट्रिक्टेड डिस्प्ले है, बट हाँ, उसकी ऑनर या डिग्निटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। In December 2021, further amendments were made in the flag code of 2002. So, as per the earlier section 1.2 of the flag code, only flags made up of hand spun and hand woven khadi were to be permitted used। सिर्फ हाथों से बनाए हुए खादी के ही तिरंगे फहराए जा सकते थे। अब ये एक बड़ा ऑब्स्टेकल था, क्योंकि हाथों से बने हुए खादी के कपड़े एक तो जल्दी मिलते नहीं हैं, और मिलते भी हैं तो सिंथेटिक की तुलना में महंगे होते। और इस कारण से कई सारे लोग चाहते हुए भी अपने घरों पे तिरंगा फहरा नहीं पा रहे थे। तो फिर 2021 दिसंबर में इसको भी चेंज किया गया। आपको पता चलेगा ये सब बदलाव क्यों किए जा रहे हैं। देखिए, तिरंगे का को फहराने के जो नियम है उसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सिंप्लीफाई किया गया है, ताकि हर घर तिरंगा कैंपेन लॉन्च कर पाए हमारी सरकार 2022 में। आगे मैं उसके बारे में बताऊंगा। हर घर तिरंगा, हर एक घर में तिरंगा फहराया जाए, कम से कम आज़ादी वाले महीने में, अगस्त महीने में, और खासकर आज़ादी वाले दिन 15 अगस्त को। और इसके लिए फ्लैग कोड को थोड़ा सिंप्लीफाई करना जरूरी था, तो फ्लैग कोड को काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया है। अभी आप कभी भी तिरंगा फहरा सकते हैं। आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ हैंड स्पन या हैंड वुवन खादी का होना चाहिए। नाउ इट कैन बी ऑफ मशीन मेड, कॉटन, पॉलिएस्टर ऑल्सो।
ताकि हर एक इंसान अपने अपने घरों पे कम से कम आज़ादी वाले दिन 15 अगस्त को तिरंगा फहरा सके। तो देखेंगे इस कैंपेन के बारे में, जिसके बारे में मैं आगे चर्चा करने वाला हूँ, लेकिन उसके पहले ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन जरा देख लीजिए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी नरेट्स कि तिरंगे का जो अलग अलग साइन या सिंबल है उसका क्या मतलब है। अशोक चक्र, द व्हील, it reflects that our life is in movement always. We need to respect time. It is the law of dharma also. Saffron color denotes renunciation. मतलब बहुत ज्यादा दुनियादारी में नहीं फंसना है, ये त्याग का प्रमाण है। रिनंसिएशन, दुनियादारी नहीं, देश के लिए बलिदान का प्रमाण या प्रतीक है ये केसरिया रंग। White is path of truth and green shows how we are connected with our nature and how we should remain connected with nature. जिस कैंपेन के बारे में बात कर रहा था, हर घर तिरंगा कैंपेन, हमारी सरकार ने पिछले साल 15 अगस्त को लॉन्च किया हर घर तिरंगा कैंपेन, क्योंकि पिछले साल शुरू हुआ है हमारी आज़ादी के 75वें साल गिर, और 75 से लेकर के 100वें साल तक हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे, यानी 2022 से लेकर के 2047 तक। तो फिर शुरू हुआ हर घर तिरंगा कैंपेन, जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले साल इनकरेज किया सब लोगों को कि अपने अपने घरों पे तिरंगा फहराएं। अब इस साल भी हर घर तिरंगा कैंपेन को आगे कंटिन्यू किया जा रहा है। उसमें प्रधानमंत्री जी ने एक और एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट ऐड किया है कि अपने अपने जो भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, वहां पे तिरंगे को आप डिस्प्ले करें एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। ये जो हर घर तिरंगा कैंपेन है वो हमारे देश के अंदर एकता को तो बढ़ाएगा ही, एक सेंस ऑफ यूनिटी को तो स्ट्रेंथन करेगा ही। डिस्पाइट सो मच डाइवर्सिटी ऑन सच ओकेजन्स वी फील द सेंस ऑफ यूनिटी। उसके अलावा इसका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी है। देखिए, इतने सारे तिरंगे बनेंगे, इतने सारे तिरंगे अगर जब बनेंगे तो उसको बनाने वाला भी कोई ना कोई होगा, हैंड वुवन या पॉलिएस्टर का। तो इससे इकोनॉमिक बेनिफिट भी होगा, कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। तो अपार्ट फ्रॉम नेशनल patriotic significance, it has some economic significance also, हर घर तिरंगा कैंपेन। लेकिन हाँ, हम सबको एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ये बात याद रखनी है, कल तिरंगा तो हम सब अपने अपने घरों पे फहराएंगे ही, उसके बाद तिरंगे का किसी भी तरीके से अनजाने में भी अपमान ना हो। ये नहीं कि उम्मीद है कि 20 करोड़ तिरंगा कल फहरेगा हमारे देश में, तो उसके बाद उसको ढंग से हमें रिस्पेक्ट करके फोल्ड करके अपने पास रख लेना है, ताकि हम लोग फिर किसी अप्रोप्रिएट ओकेजन पे उसको वापस से फहरा सके। ध्यान रहे तिरंगे का अपमान ना हो। ये ट्राई कलर से रिलेटेड, तिरंगे से रिलेटेड एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दिया है, बट इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको ये हिंट्स देखना पड़ेगा। तो प्लीज इस हिंट्स को देखिए, इसके बेसिस पे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आई एम आउट ऑफ टाउन, तो 2-3 दिनों तक मैं आपको बोर्ड वर्क नहीं दे पाऊंगा रिवीजन पर्पस के लिए। प्लीज मेक इट ऑन योर ओन। बाकी तो अंत में तो मैं रिवीजन कराता ही हूँ। तो आज और कल आपको बोर्ड वर्क नहीं मिल पाएगा, फिर वेंसडे से आपको बोर्ड वर्क में देना शुरू कर दूंगा। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी ऑफ यूरिया ऑन डिक्लाइन। So this topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view, especially from agriculture segment. तो एक बार जरा देखिए कि हमारी सरकार अलग अलग तरह की जो सब्सिडी देती है उसमें क्या इंटरनल ब्रेकअप्स हैं। तो सबसे ज़्यादा सब्सिडी हमारी सरकार देती है फूड के ऊपर। खाने पीने से रिलेटेड कई सारे स्कीम्स चल रहे हैं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना एंड ऑल, तो उस पर सब्सिडी देती है। फर्टिलाइजर पे सब्सिडी देती है। उसके बाद फिर पेट्रोलियम सब्सिडी है, जैसे कि केरोसिन या कुछ हद तक एलपीजी पे। एंड देन ऑल अदर सब्सिडीज इंक्लूडेड आर नॉमिनल इन कंपैरिजन टू अदर 3 सब्सिडी। तो सबसे ज़्यादा फूड पे, फिर फर्टिलाइजर पे, फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे। तो मुद्दा यह है कि फर्टिलाइजर पे भी हमारी सरकार अच्छा खासा सब्सिडी के तौर पे खर्च करती है। अभी फर्टिलाइजर सब्सिडी हैज़ बीन अ मैटर ऑफ कंसर्न, क्योंकि ये जो पैसा है ये काफ़ी एफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। 80-80 हज़ार करोड़ या 1-1 लाख करोड़ हमारी सरकार खर्च कर रही है फर्टिलाइजर सब्सिडी पे, लेकिन उसका काफ़ी सारा निगेटिव आउटकम देखने को मिल रहा है। और ये हमारे मेंस का सीधा सीधा ये टॉपिक है सिलेबस। एग्रीकल्चरल इश्यूज आप देखोगे तो मेंस टॉपिक्स में सीधा सीधा ये मेंशन किया हुआ है, एग्रीकल्चरल इश्यूज में सब्सिडी के प्रॉब्लम्स। तो उसमें फर्टिलाइजर सब्सिडी को हम लोग यहाँ जरा देखते हैं, डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए एकदम बेसिक से समझिए। देखिए, जो भी हमारे क्रॉप्स हैं या प्लांट्स हैं उनको अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है।
ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन तो इनको एटमॉस्फेयर से मिल जाता है, लेकिन इसके अलावा इनको अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये मेन न्यूट्रिएंट्स की इनको जरूरत पड़ती है, जिसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स। इसके अलावा बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स की भी जरूरत पड़ती है, जैसे कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, सल्फर, इनको हम लोग कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। लेकिन मेन न्यूट्रिएंट्स हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिनको शॉर्ट में कहते हैं हम लोग एनपीके। तो इन्हीं के लिए फिर फर्टिलाइजर सप्लाई किए जाते हैं। ये जो मेन न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है एनपीके की, इसी के लिए फिर फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं, जिसकी मदद से प्लांट्स को इन मेन न्यूट्रिएंट्स मिल पाएं। तो जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट फर्टिलाइजर्स हैं हमारे देश में वो हैं यूरिया। यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है, लेकिन इसमें फास्फोरस या पोटेशियम नहीं होता। यानी कि अगर 100 केजी का बैग होगा तो उसमें 46 केजी नाइट्रोजन होगा, लेकिन फास्फोरस पोटेशियम नहीं होता है। दूसरा जो सबसे प्रोमिनेंट फर्टिलाइजर है वो है डैप, डाई अमोनियम फास्फेट। उसमें 18% होता है नाइट्रोजन, 46% के आसपास होता है फास्फोरस, पोटेशियम नेग्लिजिबल होता है। देखिए इनके डैप के बैग में ऐसे लिखा रहता है 1846 0, यूरिया के बैग पे लिखा रहता है 4600। इसका यही मतलब है, नाइट्रोजन, phosphorus and potassium. We just for the sake of having some insight you see how popular urea is in front of any other fertilizer. देखिए यूरिया साल में लगभग 3.5 लाख से लेकर 4 लाख टन तक बिकता है। उसके तुलना में जो दूसरे नंबर पे फर्टिलाइजर, जो सबसे ज्यादा बिकने वाला फर्टिलाइजर है, वो है डैप। वो हार्डली 100-110 लाख टन बिकता है। यानी कि जो दूसरे नंबर पे फर्टिलाइजर है उसके तुलना में यूरिया 3 से 4 गुना ज्यादा बिकता है हमारे देश में। इसके पीछे कारण क्या है? कारण है कि यूरिया के ऊपर सब्सिडी बहुत ज्यादा देती है हमारी सरकार। सब्सिडी का बेसिकली रूल ही अलग है यूरिया के लिए। द पॉलिसी और द स्कीम्स फॉर सब्सिडी ऑन यूरिया इज डिफरेंट as compared to the scheme for subsidy on other fertilizers like diammonium phosphate. तो यूरिया के लिए जो सब्सिडी है उस स्कीम का नाम है कंट्रोल्ड सब्सिडी स्कीम, जबकि डाई अमोनियम फॉस्फेट के लिए जो सब्सिडी है उसका नाम है डी कंट्रोल्ड सब्सिडी स्कीम। या यूरिया के अलावा बाकी जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं उसके लिए डी कंट्रोल्ड सब्सिडी स्कीम ही चलता है। तो दोनों में अंतर क्या है? यूरिया को हम लोग कहते हैं कंट्रोल्ड प्राइसिंग स्कीम। इसको इस रिप्रेजेंटेशन से मैंने समझाने की कोशिश की है। मान लीजिए कि कोई यूरिया बनाने वाली कोई इंडस्ट्री है, उसने 45 केजी का एक यूरिया का बैग बनाया और फार्मर को इसको बेचना है। सरकार ने क्या कर रखा है, इस यूरिया के बैग का प्राइस फिक्स कर रखा है कि आप इसको इसी प्राइस पे बेचेंगे। फॉर एग्जाम्पल 242 रुपीज पर बैग। तो सरकार ने प्राइस फिक्स कर दिया है यूरिया के इस बैग का। और अब मान लीजिए कि फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनी को पर बैग का कॉस्ट लगा है 450 रुपए पर बैग। तो यानी कि सरकार 208 रुपए सब्सिडी के तौर पे इस कंपनी को देगी, क्योंकि कंपनी को सरकार ने कहा है कि आपको 242 रुपीज में बेचना है। कंपनी का तो खर्च है 450, तो गवर्नमेंट विल गिव 208 रुपीज एट सब्सिडी टू द फर्टिलाइजर मेकिंग कंपनी। दैट इज कंट्रोल्ड प्राइसिंग स्कीम। यू सी द प्राइस हैज बीन कंट्रोल्ड। जिस प्राइस पे यूरिया मार्केट में बिकना चाहिए वो प्राइस को ही कंट्रोल कर दिया है। सब्सिडी इज वेरिंग बट द प्राइस इज फिक्स्ड, एमआरपी इज फिक्स्ड। और इसका थोड़ा उल्टा है डैप को लेकर के। डैप में सब्सिडी हैज बीन फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट की। फॉर एग्जांपल 500 केजी का बैग है ये डैप का, तो हम इस पे 50 केजी का, हम सो सॉरी 50 केजी का ये बैग है डैप का, हम इस पे 500 रुपए सब्सिडी आपको देंगे। अब आपका कॉस्ट है इसको बनाने का 1000 रुपए का, तो आप इसको 500 में मार्केट में बेचिए। अगर इसका आपका कॉस्ट है 1200 रुपए, तो आप 700 में मार्केट में बेचिए। तो बेसिकली द सब्सिडी हैज बीन फिक्स्ड फॉर अदर फर्टिलाइजर्स एक्सेप्ट यूरिया एंड द प्राइस वैरीज। जबकि फॉर यूरिया प्राइस हैज बीन फिक्स्ड एंड द सब्सिडी वैरीज, एंड दैट इज वाई यूरिया के लिए जो सब्सिडी स्कीम होता है उसको हम लोग कहते हैं कंट्रोल्ड प्राइसिंग स्कीम। जबकि डैप या उसके अलावा यूरिया के अलावा बाकी और जो भी सब्सिडी स्कीम्स हैं फॉर ऑल अदर फर्टिलाइजर्स, उसके लिए हम लोग कहते हैं डी कंट्रोल्ड प्राइसिंग स्कीम। तो द प्राइस इज नॉट कंट्रोल्ड, द सब्सिडी इज कंट्रोल्ड। तो अब दिक्कत क्या है, ये सिचुएशन कैसी है ये समझिए। यूरिया के ऊपर बहुत ज्यादा सब्सिडी दे देती है सरकार, और वो इसलिए देती है सरकार सब्सिडी यूरिया पे क्योंकि नेचुरल सी बात है कि यूरिया की रिक्वायरमेंट है ज्यादा। अभी तक मैंने आपको शायद से बताया नहीं है, अभी तक मैंने आपको शायद से यही बताया है कि तीनों इंपॉर्टेंट हैं एनपीके। लेकिन अब जरा समझिए,
एनपीके में भी यूरिया से आता है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड होता है प्लांट्स के लिए। अगर प्लांट्स को 4 यूनिट नाइट्रोजन चाहिए तो 2 यूनिट फास्फोरस चाहिए और 1 ही यूनिट पोटेशियम चाहिए। तो एनपीके का जो रेशियो होना चाहिए 4:2:1 होना चाहिए। तो इसी कारण से हमारी सरकार जो है वो यूरिया के ऊपर बहुत ज्यादा सब्सिडी देती है। उसके लिए सब्सिडी स्कीम ही अलग है जिसका नाम है कंट्रोल्ड प्राइसिंग स्कीम। बट उसका नुकसान कैसा हो रहा है? यूरिया काफी सस्ता मिल रहा है, यूरिया के लिए स्कीम ही अलग है। तो सारी फर्टिलाइजर कंपनियां जो यूरिया बनाना चाह रही हैं क्योंकि यूरिया पे खूब सारा सब्सिडी मिलता है, तो उस चक्कर में खूब सारा यूरिया प्रोड्यूस हो रहा है। फार्मर्स को सस्ते दामों पे यूरिया अवेलेबल कराया जा रहा है। और फार्मर्स क्या करते हैं? बहुत सारे फार्मर्स यूरिया सस्ते दामों पे खरीदते हैं और उसको इंडस्ट्रीज को बेच देते हैं। डाइवर्जन ऑफ यूरिया इज फर्स्ट प्रॉब्लम, क्योंकि इंडस्ट्रीज में भी अलग अलग इंडस्ट्री में से कि रेजिन, ग्लू, प्लाईवुड इंडस्ट्री में भी यूरिया का इस्तेमाल होता है। कुछ ही दिनों पहले मैंने आपको बताया है न्यूज़पेपर एनालिसिस में, आई होप कि आपको याद होगा, नीम कोटेड यूरिया का कॉन्सेप्ट लाया गया कि यूरिया के ऊपर नीम कोट करके दो, सल्फर कोट करके दो, ताकि डाइवर्जन ना हो इंडस्ट्रीज की तरफ। ये जो डाइवर्जन है, दिस इज अ रियल चैलेंज। हम फार्मर्स को सरकार हमारी सब्सिडी दिलाती है और सब्सिडाइज रेट पे यूरिया दिलाती है, फार्मर्स लेकर के यूरिया बेच देते हैं इंडस्ट्रीज को। दूसरा, एक्सेसिव यूज ऑफ यूरिया इज अ प्रॉब्लम। लुक, नाइट्रोजन नो डाउट इज एन इंपॉर्टेंट nutrient. But nitrogen ratio with respect to phosphorus and potassium should be 4:2:1. लेकिन चूंकि यूरिया सस्ता है, इसलिए यूरिया फार्मर्स इतना ज्यादा खरीदते हैं और इसका इतना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं कि कई जगहों पे एनपीके का रेशियो जो है 10:2:1 हो गया है। You see, over a period of time, how the consumption and supply of urea has increased exponentially. It has increased. ये आज के इंडियन एक्सप्रेस से हमने ये ग्राफ लिया है। एक्सपोनेंशियली यूरिया का जो कंजम्पशन है और प्रोडक्शन है वो बढ़ता जा रहा है। राइजिंग इंपोर्ट बिल अगर हम देखें तो कम से कम 25 से 30% जो यूरिया हमारे देश में इस्तेमाल होता है वो इंपोर्टेड होता है। और जो हमारे देश के अंदर बनता भी है यूरिया, उसके लिए भी नाइट्रोजन का इस्तेमाल जो होता है वो, या नेचुरल गैस का जो इस्तेमाल होता है, हम सो सॉरी, जो हमारे देश के अंदर एक तो 25% से लेकर के 30% यूरिया हम इंपोर्ट करते हैं, और जो हमारे देश में बनता है उसमें भी जो नेचुरल गैस का इस्तेमाल होता है दैट इज मोस्टली इम्पोर्टेड। यूरिया को हम सब्सिडाइज तरीके से फार्मर्स को अवेलेबल करा रहे हैं, फार्मर्स उसका खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। उस कारण से सॉइल के अंदर उसकी फर्टिलिटी खराब हो रही है, क्योंकि नाइट्रोजन का रेशियो ज्यादा हो गया है। नाइट्रोजन का रेशियो ज्यादा होने से सैलिनिटी बढ़ रही है सॉइल में। फार्मर्स उसको डाइवर्ट कर रहे हैं इंडस्ट्रीज की तरफ, इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है। एक मेजर इशू हो रहा है, वो है नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी घट रहा है। देखिए, जब बहुत ज्यादा यूरिया डालेंगे हमारे फार्मर्स सॉइल के अंदर, तो नेचुरली जो प्लांट के जो रूट्स हैं उनका नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी धीरे धीरे कम होने लगेगा। फार्मर प्लांट्स आर नॉट एबल टू एब्जॉर्ब दैट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन बिकॉज द फार्मर्स आर यूजिंग एक्सेसिव अमाउंट ऑफ यूरिया। तो इफ यू सी द डेटा, barely 35% of the nitrogen applied through urea in India is actually utilized by the crops and produce harvested yield। एक तो हम लोग यूरिया सस्ते दामों पे प्रोड्यूस करवा रहे हैं इतना सारा सब्सिडी दे करके इंडस्ट्रीज को, यूरिया हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं, और उसके बाद लगभग 35% ही नाइट्रोजन उसका इस्तेमाल होता है। बाकी 65% जो है वो एटमोस्फेयर में चला जाता है इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, या सॉइल के अंदर लीच हो जाता है वाटर के साथ मिलकर के इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट। क्यों? क्योंकि एक्सेसिव यूरिया डाल रहे हो आप, एक्सेसिव नाइट्रोजन डाल रहे हो, तो भाई जितना प्लांट्स की कैपेसिटी एब्जॉर्ब करने की उतना ही तो एब्जॉर्ब करेगा, बाकी सब तो वो एटमोस्फेयर में या फिर सॉइल के अंदर जाएगा ही। तो सी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हाउ नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी या नाइट्रोजन एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द प्लांट्स हैव डिक्लाइंड फ्रॉम 47% to 34%। दीज आर द मेजर चैलेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू फर्टिलाइजर सब्सिडी। मेजर मेन्स टॉपिक्स आज हमने कर लिया है फर्टिलाइजर सब्सिडी से रिलेटेड मेन प्रॉब्लम। क्या वे आउट हो सकते हैं? तो कुछ दिनों पहले भी मैंने आपको बताया था कि सरकार ने यूरिया के ऊपर सल्फर कोट करके रिलीज करना शुरू कराया है, जिसको कहा जा रहा है यूरिया गोल्ड। पहले, इससे पहले इस तरह का कॉन्सेप्ट लाया गया था नीम कोटेड यूरिया। तो नीम कोट करके या सल्फर कोट करके अगर यूरिया रिलीज किया जाए तो उससे नाइट्रोजन रिलीज होने की जो कैपेबिलिटी है वो थोड़ी स्लो हो जाती है, और जब धीरे धीरे नाइट्रोजन रिलीज होगा यूरिया से, तो सॉइल का या प्लांट्स का नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगा। सो दैट वे दिस प्रॉब्लम नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी टू सम एक्सटेंट कैन बी एड्रेस्ड।
उसके अलावा फोर्टिफिकेशन ऑफ यूरिया, यूरिया के अलावा बाकी सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट, जैसे अभी कैसा यूरिया में सिर्फ नाइट्रोजन है, फास्फोरस पोटेशियम जीरो है, बाकी फास्फोरस पोटेशियम है, बाकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी फोर्टिफाई करके यूरिया में बेचा जाए। एंड ऑफ कोर्स प्रमोटिंग डैप एंड अदर फर्टिलाइजर्स अपार्ट फ्रॉम यूरिया, उनको भी प्रमोट किया जाए। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट रशिया's लूना 25 वर्सेस चंद्रयान 3। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको पता है कि हमारे देश की स्पेस एजेंसी इसरो ने लॉन्च किया है चंद्रयान 3, जो मून के सदर्न पोल के आसपास लैंड करेगा समवेयर ऑन 23 ऑफ अगस्त। लेकिन इसी तरीके का एक लैंडर मिशन लॉन्च किया है रसिया ने भी, जिसका नाम है लूना 25। वो भी मून के सदर्न पोल के आसपास लैंड करेगा। हमारा चंद्रयान 3 होने वाला था दुनिया का पहला मून लैंडर मिशन नियर साउथ पोल ऑफ मून, लेकिन अब चंद्रयान 3 को कंपटीशन देने आ गया है लूना 25। लूना 25 को लॉन्च किया रसिया ने लगभग 1 महीने बाद, लेकिन लूना 25 शायद से हमारे चंद्रयान 3 से पहले मून के साउथ पोल पे लैंड कर जाएगा। ऐसा क्यों? देखिए, इसका टाइम ही कम लग रहा है। ट्रैवल टाइम टू मून लूना 25 का लेस है, हमारा चंद्रयान 3 का ज़्यादा है। 19 डेज प्लस 5 डेज प्लस 18 डेज, इसका बस 5 डेज प्लस 7 डेज, दो ऑर्बिट में इसका टोटल 12 डेज लग रहा है, हमारा थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। और इसका ज़्यादा वक्त लगने के पीछे, चंद्रयान 3 का ज़्यादा वक्त लगने के पीछे कारण है कि हमारा जो चंद्रयान 3 का जो ऑर्बिट है वो काफ़ी ज़्यादा, आप कह सकते हैं कि सर्किटिशियस है, मतलब काफ़ी सारे सर्किट्स बनाते हुए वो मून तक पहुंचेगा। जबकि वहीं लूना 25 का जो है वो पाथ, वो रिलेटिवली सिंपल है, डायरेक्ट है। और लूना 25 का जो पाथ सिंपल और डायरेक्ट है वो इसलिए हो पाया है क्योंकि लूना 25 का वेट कम है, 1750 किलोग्राम है, जबकि चंद्रयान 3 का वेट थोड़ा ज़्यादा है, लिफ्ट ऑफ मास थोड़ा ज़्यादा है, 3900 किलोग्राम है। दूसरा, लूना 25 का वेट कम है प्लस उसका फ्यूल कैरियज कैपेसिटी ज़्यादा है, तो थ्रस्ट वो ज़्यादा लगा पा रहा है। जबकि हमारा चंद्रयान 3 का वेट ज़्यादा है, फ्यूल कैरेज कैपेसिटी कम है, इसलिए उसको अपना एक मोमेंटम बनाना पड़ रहा है। एक राउंड मारा तो मोमेंटम बना, फिर दूसरा मारा तो मोमेंटम बना, ये मोमेंटम बना बना करके वो पहुंच रहा है क्योंकि उसकी फ्यूल कैपेसिटी कम है। इसी द weight of Luna 25 is less, launch mass of Chandrayaan 3 is more. More important factor is कि चंद्रयान 3 का जो फ्यूल कैरेज कैपेसिटी है दैट इज लेस as compared to Luna 25, and that is making the trajectory of Luna 25 much straighter as compared to Chandrayaan 3, and that is the perhaps reason why Luna 25 may reach moon before Chandrayaan 3, 2-3 दिनों पहले वो हमसे पहुंच जाए। चंद्रयान 3 हमारा उम्मीद है कि 23 अगस्त तक लैंड कर जाएगा मून के सदर्न पोल पे, और हम उम्मीद कर रहे थे दुनिया का पहला सदर्न पोल पे लैंडर मिशन बनेगा मून के, लेकिन लूना 25 इज एक्सपेक्टेड टू लैंड ऑन अगस्त 21। तो देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। दिस टॉपिक इज एट बेस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। छोटा सा न्यूज है, न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है। Norwegian climber Kristin Harila climbed world's second highest mountain K2 in July this year. And with this, she created a world record as she climbed 14th highest peak over 3 months. तो 3 महीने में उन्होंने 14 दुनिया के ऊंचे ऊंचे पीक्स को स्केल किया। दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, न्यूज इज नॉट इम्पॉर्टेंट। द फैक्ट इज माउंटेन K2 की बात चली यहाँ पे, K2 क्लाइंबर्स, तो मैंने सोचा कि चलिए इस आपको K2 थोड़ा रिवाइज करा दो पीटी पर्सपेक्टिव से। K2 है क्या, देखिए। यू सी हाईएस्ट पीक्स इन द वर्ल्ड, दुनिया के अंदर जो ऊंचे सबसे ऊंचे पीक है ऑफ कोर्स माउंट एवरेस्ट है, विच इज इन हिमालयाज, विच इज इन नेपाल, बट इट इज चैलेंज्ड और डिस्प्यूटेड बाय चाइना ऑल्सो कि नहीं हमारे साइड में भी है। एक साइड से तो नेपाल में है ही, दूसरा साइड इज क्लेम्ड बाय चाइना। तो एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट इन हिमालयन रेंजेस बिटवीन नेपाल एंड चाइना,
दूसरा जो दुनिया का सबसे ऊंचा पीक है वो एवरेस्ट के बाद है K2, जिसको हम लोग गुडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, एंड इट इज इन काराकोरम रेंजेस। यहाँ पे कहीं पे देखिए K2 का हाइट है 8611 मीटर। तो K2 इज वर्ल्ड सेकेंड हाईएस्ट पीक। तीसरे पे है कंचनजंगा, जो यहाँ पे यहीं पे सिक्किम में है। उसकी हाइट है 8586 मीटर। K2 is in Karakoram ranges in India, but in Pakistan occupied Kashmir region, POK region। अब देखिए यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग बात समझनी है। कुछ किताबें लिख करके दे देती हैं कि कंचनजंगा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, तो इनडायरेक्टली वो ये कह रहे हैं कि POK इज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि K2 इज इन POK and K2 is higher than कंचनजंगा, एंड यू आर राइटिंग कि K2 इंडिया का हाईएस्ट पीक है कंचनजंगा, मतलब K2 इंडिया का हिस्सा नहीं है। ऐसा लिखने का मतलब है आप इनडायरेक्टली मान रहे हैं कि POK इंडिया का हिस्सा नहीं है। ये कहना आप समझिए हमारे देश की सोवरेनिटी को चैलेंज करना है। तो हम लोगों को तो वी आर इंडियंस, तो ऑफ कोर्स वी विल फॉलो द नैरेटिव ऑफ इंडिया, एंड आवर नैरेटिव इज क्लियर दैट POK बिलोंग्स टू इंडिया। So that means K2 is part of India. It is in Karakoram ranges, and that is why India की जो हाईएस्ट पीक होगी वो हम कहेंगे K2। सी K2 की हाइट है 8611 मीटर, कंचनजंगा की 8586। कंचनजंगा इज इन सिक्किम, K2 is in POK region of India। K2 is the second highest peak in the world. It is highest peak of India। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज रन दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। Let's start is about partition horror day. This topic is important from prelims exam point of view। पिछले साल ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 14 अगस्त यानी कि आज के दिन को डिक्लेयर कर दिया था पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे। पार्टीशन के वक्त जो काफी दर्दनाक घटनाएं हुई, आपने बॉर्डर वो अपनी मूवी जो आई है गदर में तो देख ही लिया होगा, राइट। गदर 1 गदर 2 दोनों में पार्टीशन की बातें दिखाई गई कि पार्टीशन के वक्त कैसे कम्युनल राइट्स हुए थे। 2 मिलियन पीपल किल्ड in most brutal ways। Estimated 1 lakh women are kidnapped and raped। More than 15 million men, women and children were displaced। तो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इतनी दर्दनाक घटना को हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम भूलेंगे तो ऐसी घटनाएं दोबारा रिपीट हो सकती हैं। इसीलिए वी मस्ट नेवर फॉरगेट कि हाउ कॉलोनियल इनसेंसिटिविटी लेड टू दिस थॉटलेस पार्टीशन। अंत में ब्रिटिशर्स जो है वो बस भागने के चक्कर में थे, जल्दी जल्दी भागने के चक्कर में थे। उस चक्कर में उन्होंने जल्दी जल्दी पावर ट्रांजिशन किया, भाग गए, और दैट लेड टू दैट मच ऑफ रैंडमनेस एंड chaos, एंड दैट वाज वन बिग रीजन बिहाइंड सो मच ऑफ कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट लीडिंग टू पार्टीशन हॉरर। तो ये सब चीजें हमें भूलनी नहीं चाहिए, सो दैट हिस्ट्री डज नॉट रिपीट इटसेल्फ। नॉट एवरी टाइम हिस्ट्री शुड रिपीट इटसेल्फ, राइट। फ्यू थिंग्स हैव टू बी अवॉइडेड। कचातीबू आइलैंड, ये जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था, इट इज इन पाक स्ट्रेट, एंड MOU विथ बांग्लादेश फॉर कुशियारा रिवर। प्रैक्टिस क्वेश्चन में वक्त में कुशियारा टाइप करना शायद से भूल गया था। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। क्वेश्चन वाज कि MOU कुशियारा रिवर के लिए किसके लिए साथ हमने साइन किया, आंसर इज बांग्लादेश। IIP से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, एंड इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा तो वैसे रिफाइनरी का है, लेकिन रिफाइनरी इसमें ऑप्शन में था नहीं, तो दूसरे नंबर पे इलेक्ट्रिसिटी। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।